नमस्कार दोस्तों, इंडस्ट्री इनसाइड 360 डिग्री चैनल में आपका स्वागत है। टुडे we'll discuss about the power system strategies for the base and solar integration in Indian grid. सो जब हम किसी सब स्टेशन को या ट्रांसमिशन लाइन में अपना सिस्टम बेस और सोलर जो मेगावाट कैपेसिटी का है उसको हम ऐड ऑन करते हैं, तो उससे पहले हमें एसएलडीसी और एलडीसी को कुछ रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती हैं, कुछ पावर सिस्टम स्टडीज की सिमुलेशन देने पड़ते हैं कि अच्छा हाँ हमारा सिस्टम आपके सब सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा इन टर्म ऑफ रिएक्टिव पावर, इन टर्म ऑफ एक्टिव पावर, वोल्टेज फ्लक्चुएशन, फ्रीक्वेंसी फ्लक्चुएशन। सो ये सारी इंश्योरिटी हमें बाय द सिमुलेशन उनको सबमिट करना पड़ता है। सो Mr. Rajesh Verma, PSCAT, PSSC, ETAP expert will explain about this, which type of studies are required into the grid. So I am handing over to the Mr. Rajesh Verma. Thank you, Mr. Tiwari. So, as Mr. Tiwari told, कि हम सिस्टम स्टडी क्यों करते हैं। जैसे इन्होंने बताया कि हम कोई सिस्टम स्टडी करते हैं, तो पहले तो काम हमारा ये है कि हम प्रूफ करें अपने आप को कि हम जो सिस्टम ऐड कर रहे हैं वो हमारा सिस्टम कंपेटेबल है कि नहीं उनके सिस्टम में ऐड करने के लिए। तो कैसे मानेंगे हमारी बात को, हमें तो प्रूफ करना पड़ेगा, हमें सिमुलेशंस करना पड़ेगा, हमको रिजल्ट का एनालिसिस करना पड़ेगा एंड उनको सबमिट करना पड़ेगा। आफ्टर चेकिंग दिस दे विल डिसाइड यस आपका सिस्टम परफेक्ट है। तो हम कौन कौन सा सिस्टम स्टडी करेंगे, पॉइंट से आती है कि हम क्या क्या सिस्टम स्टडी करके उनको रिपोर्ट देंगे। तो वो सारे पॉइंट्स को आज हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो देखिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। सो वी आर कमिंग टू द पॉइंट। तो इंट्रोडक्शन जैसा कि तिवारी सर ने ऑलरेडी बताया है कि हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है, कि इन्होंने जैसे बताया कि ऑलरेडी कोई सिस्टम बना हुआ है और हमें अपने सिस्टम को ऐड करना है। तो जनरली क्या होता है, प्रॉब्लम्स क्या आती हैं कि जब कोई ऑलरेडी सिस्टम बना हुआ है उसका फ्रिक्वेंसी वोल्टेज फिक्स है, तो हमें अपने सिस्टम के फ्रिक्वेंसी वोल्टेज को इस अकॉर्डिंग रखना होता है कि उनके सिस्टम में जब ऐड करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो एक बात हमें प्रूफ करने के लिए हम सिस्टम स्टडी करते हैं। तो हम आते हैं मेन पॉइंट्स पे, और जो भी हम टूल्स यूज करने वाले हैं इस पॉइंट्स पे भी आएंगे कि कौन कौन से टूल्स यूज करते हैं और इंडिया में हमारे कौन से टूल्स का कितना ज़्यादा रोल है और कैसा है, हम इसके बारे में बात करेंगे। आज के टॉपिक में हमें डिस्कस करने वाले हैं सारे पॉइंट्स के बारे में कि कौन कौन से सिस्टम स्टडी करते हैं। तो पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे लोड फ्लो के बारे में, और दूसरा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट सर्किट स्टडी के बारे में, डायनामिक एंड ट्रांजिएंट स्टडी स्टेबिलिटी के बारे में, हार्मोनिक्स स्टेबिलिटी के बारे में, पावर प्रोटेक्शन कोऑर्डिनेशन स्टडी के बारे में, रिएक्टिव पावर एंड वोल्टेज कंट्रोल स्टडी के बारे में एंड ग्रिड कंप्लायंस के बारे में। सो हम एक एक पॉइंट को ब्रीफली समझते हैं कि हाँ इसमें क्या होता है, हम क्या फाइंड आउट करते हैं, एक्चुअली हम क्या सबमिट करते हैं, क्या वैल्यू वो देखते हैं जिसके आफ्टर देखने के बाद वो डिसाइड करते हैं कि नहीं हमारा सिस्टम इस एबल है कि हम उनके सिस्टम में अपना पावर को इंजेक्ट कर पाए। सो हम आते हैं पहले पॉइंट पे, लोड फ्लो स्टडी में। सो जैसा कि है लोड फ्लो में हम क्या करते हैं, एक ऑलरेडी उनका सिस्टम बना हुआ है और हम इस बात का इस पॉइंट को हम इंश्योर करने वाले हैं कि जो हमारा बेस है और जो हमारे लगाने के बाद उनके सिस्टम में कोई ओवरलोडिंग वगैरह तो नहीं हो रहा है। और ओवरलोडिंग वगैरह हम चेक कैसे करेंगे, पॉइंट ये है कि हम क्या एनालिसिस करेंगे ताकि ये पता चलेगा कि उनके सिस्टम में ओवरलोडिंग हो रहा है, अंडरलोडिंग हो रहा है, या तो बहुत सारे लॉसेस हो रहे हैं, क्या हो रहा है, इस पॉइंट को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हम सबसे पहले इस सिस्टम का स्टेडी स्टेट एनालिसिस करते हैं। सपोज हम क्यों बोलते हैं इसको स्टेडी स्टेट एनालिसिस, मतलब हम उसको कुछ लंबे समय के लिए रन करते हैं सिस्टम को, ताकि देखते हैं कि 10 सेकंड 5 सेकंड में तो सिस्टम जनरली सही है, लेकिन हम देखते हैं लंबे टाइम के लिए भी क्या है सिस्टम सही है क्या, तो हम इसको लंबे टाइम के लिए रन करते हैं और इसको बोलते हैं सिस्टम स्टडी क्या है। और हर चीज़ का एक जैसे एक वोल्टेज दे दिया कि इसका वोल्टेज सपोज एग्जाम्पल पकड़ते हैं 33 kV का, तो हम ये भी देखेंगे कि हमने जो सिस्टम बनाया है उसका वोल्टेज रेंज क्या है। हाँ एकदम एग्जैक्टली 33 kV होना भी जरूरी नहीं होता है, उसका भी एक एक्सेप्टेबल रेंज होता है। तो उस रेंज में यदि हम मीट करते हैं अपने सिस्टम को, उस रेंज में मीट करते हैं
तो हम वो उस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ हमारा सिस्टम एबल है। तो हम इसमें क्या, हम पहले तो कोई सिस्टम बनाते हैं, हम क्या क्या आउटपुट डाटा चेक करते हैं। सबसे पहले तो उनकी काम का चीज़ क्या है, हमारा आउटपुट डाटा। तो हम उनको इस बात को प्रूफ करते हैं कि जो हमारे सिस्टम का वोल्टेज मैग्नीट्यूड आ रहा है, वोल्टेज एंगल आ रहा है, रिएक्टिव पावर एक्टिव पावर आ रहा है, करंट फ्लो आ रहा है एंड पावर लॉसेस आ रहा है, अकॉर्डिंगली सेट है। मतलब इस पॉइंट को उनको हम प्रूफ करते हैं कि नहीं, यदि हम इंजेक्ट करेंगे तो आपके सिस्टम में कोई खराबी नहीं है, एंड देन दे विल पास कि नहीं आप हमारे सिस्टम में पावर इंजेक्ट करने के लिए रेडी हो। तो इसका एक ओवरव्यू बनाया हमने, लोड फ्लो क्यों करते हैं। तो हम सेकेंड पॉइंट पे आते हैं कि हम शॉर्ट सर्किट करते हैं। और शॉर्ट सर्किट जनरली क्यों करते हैं, इस पे भी हम आते हैं। तो जैसे जनरली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बच्चे जानते हैं शॉर्ट सर्किट स्टडी कितने प्रकार के होते हैं, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल, और उसमें से सबसे सेवियर वाला कंडीशन क्या है, 3 फेज वाला है, जनरली जानते हैं सिमेट्रिकल वाला सबसे सेवियर है। और हम जनरली क्यों करते हैं, सपोज कोई सब स्टेशन, जो हम अपने खुद का सब स्टेशन वगैरह जो बेस बना रहे हैं उसमें तो हमारे खुद के सर्किट ब्रेकर्स वगैरह रहते हैं, तो उनका भी रेटिंग तो डिसाइड करना है। सपोज हमारे सिस्टम में 3 फेज फॉल्ट करा के आते हैं तो उसका 25 किलो एम्पियर आ रहा है, 25 किलो एम्पियर आ रहा है, और हमने सर्किट ब्रेकर ऑलरेडी इम्पोज किया हुआ है 12 किलो एम्पियर का, तो क्या होगा, हमारा तो सर्किट ब्रेकर फेल हो जाएगा। तो एक तो सर्किट ब्रेकर का भी तो कास्ट है, बड़ा कास्ट है, सर्किट ब्रेकर का भी लैक्स में कास्ट आते हैं, तो एक तरीके से फिजिबल नहीं होगा। तो इस बात को अंडरस्टूड करने के लिए कि हमारे सिस्टम में जो भी लगा हुआ है सर्किट ब्रेकर और भी सारे इक्विपमेंट्स हैं, उसका एक मैक्सिमम करंट का रेटिंग होता है जो कि फॉल्ट करने पे उसको मीट करता है। तो हम समझते हैं कि हाँ, जैसे वाइंडिंग है हमारे ट्रांसफार्मर का, उसकी एक लिमिट है कि इतना हीट होने के तक ये सह सकता है। जब सपोज 3 फेज फॉल्ट करंट होता है, उसमें करंट बहुत सारा फ्लो होगा, तो उसमें I² लॉस जो बोलते हैं, रियल पावर लॉस, बहुत ज़्यादा होगा, तो पूरी वाइंडिंग जलेगी। आप तो जानते हैं हमारे सिस्टम में ट्रांसफार्मर का क्या रोल है और कितना कॉस्टली है, यदि वही खत्म हो गया तो कितना मुश्किल हो जाएगा। तो हमारे लिए शॉर्ट सर्किट का रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम इसको मीट करने के लिए इसके लिए भी कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो कि इसमें मेंशन किया हुआ है। CE ग्रिड स्टैंडर्ड है 2013 का, IS 2026 है ट्रांसफार्मर फॉल्ट विथ स्टैंडर्ड लेवल के लिए। तो इसमें इस ग्राफ में जो हम देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है कि सपोज जब सिस्टम में फॉल्ट आता है एट सर्टेन पॉइंट, तो सबसे पीक पे रहता है उस टाइम पे करंट। पीक में रहने का कारण भी यहाँ पे दिख रहा है सिंपल, क्योंकि उस समय सिस्टम में AC और DC पार्ट दोनों रहता है, और ये सम होने के बाद एक मैक्सिमम वोल्टेज मैक्सिमम करंट पे जाता है, जो कि ये शार्ट टाइम एक करंट का जो हमारे ब्रेकर्स लगे रहते हैं इसका एक रेटिंग होता है शार्ट टाइम विथ स्टैंड कैपेसिटी। यदि उस शार्ट ड्यूरेशन के लिए यदि वो कैपेबल है बियर करने के लिए, तो हम सपोज कर सकते हैं कि हाँ ये हमारा ब्रेकर यूज कर सकते हैं अपने सिस्टम में। यदि ये नहीं कर पाएगा तो वी शुड टू इंक्रीज द रेटिंग्स ऑफ द आवर सर्किट ब्रेकर्स। सो मेन पर्पज इज टू डिसाइड द रेटिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर, विल डू द शॉर्ट सर्किट रेटिंग, शॉर्ट सर्किट स्टडी सॉरी। So coming to the next slide, stability studies. So as we know, the stability study की जरूरत क्या पड़ती है। तो इसमें जब हम अपने सिस्टम में कोई सोलर का या फिर कोई बेस का जो ऐड करने वाले हैं, तो उसका जानते हैं इलेक्ट्रिकल पैरामीटर हमारा क्या है, एंगल्स रहता है। एंगल्स ही एक ऐसा पैरामीटर है हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो कि सडन पावर को कम या ज़्यादा कर सकता है, और वो एंगल्स हमारे चेंज होते हैं। तो जब हम किसी सर्किट में किसी सर्किट में अपना पावर फ्लो करा रहे हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, तो हमारे भी जो पावर फ्लो करा रहे हैं जो वोल्टेज है उसका भी एंगल है। आप जानते हैं कि जो वोल्टेज का एंगल है, वोल्टेज का मैग्नीट्यूड है, वो पावर फ्लो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो एंगल का क्या रोल है। और सपोज फॉल्ट होता है तो जैसा हम जानते हैं ऑलरेडी कि जो ये पावर बैलेंस वाला हम ऑलरेडी स्विंग इक्वेशन के थ्रू पढ़ते हुए आए हैं कि एक्टिव पावर है, रिएक्टिव पावर किस तरीके से अप एंड डाउन होते हैं फॉल्ट आने के पहले, फॉल्ट आने के बाद। तो इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है, तो जो भी इसका सिस्टम का रिक्वायरमेंट्स है, तो ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी से हम समझते हैं कि क्या सिस्टम का रिक्वायरमेंट है और क्या हमें उनको प्रूफ करने की ज़रूरत है। तो इस और दूसरा एक्चुअली इसको 3 पार्ट में किया जाता है स्टेबिलिटी स्टडी, जो कि ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी, डायनेमिक स्टेबिलिटी एंड स्मॉल सिग्नल स्टेबिलिटी है। जो ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी है वो वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है,
उस शार्ट ड्यूरेशन में हम चेक कर पाते हैं कि इस शार्ट ड्यूरेशन के लिए फॉल्टी कंडीशन के लिए या कोई भी जो सिस्टम में नहीं होने वाला है, सपोज डायरेक्ट कोई सिस्टम को बंद कर दिया या चालू कर दिया, तो उस शार्ट ड्यूरेशन में वो सिस्टम अपना बियरेबल है या नहीं है। उसके बाद डायनेमिक स्टडी देखते हैं, जब उस सिस्टम में कुछ चेंज हो रहा होता है। डायनेमिक स्टडी में जो सिस्टम में ऑलरेडी एक तो चेंज हुआ है या तो चेंज हो रहा होता है, जो चेंज हो रहा होता है उस टाइम पे हमारा सिस्टम कैपेबल है या नहीं है। एंड थर्ड इज स्मॉल सिग्नल स्टेबिलिटी। कोई स्मॉल सिग्नल इंजेक्ट करते हैं या उससे मतलब कोई पावर सोर्स बाहर निकालते हैं, उस टाइम पे इसका क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे सिस्टम पे, इसका हम जो पूरा ओवरऑल है रिजल्ट हम सिस्टम जो है स्टेबिलिटी स्टडी के थ्रू फाइंड आउट करते हैं। सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, हार्मोनिक्स एंड पावर क्वालिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हार्मोनिक्स एंड पावर क्वालिटी। एक्चुअली क्या होता है हमारे सिस्टम में, जब हमने एक्चुअली जानते हैं कि हम बेस और सोलर इंजेक्ट करते हैं तो डीसी से एसी में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जो कि डीसी से एसी में डायरेक्ट कन्वर्ट करते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि प्योर साइनोसॉइडल हम वेवफॉर्म पा रहे होते हैं। यदि प्योर साइनोसॉइडल नहीं है, इसका मतलब कोई ना कोई तो हार्मोनिक ऑलरेडी उसमें इंजेक्ट है। तो हम उस हार्मोनिक्स को, सपोज थर्ड है या फिफ्थ है या सेवेंथ है या और भी ज़्यादा इससे भी बड़े भी हार्मोनिक्स हो सकते हैं, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या है, रेंज क्या है। यदि फर्स्ट थर्ड फिफ्थ सबको मिलाते जाए तो टोटल जाके उसका मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है। तो इसका एक रेंज होता है जो IEEE 519 डिसाइड करता है कि इसका रेंज क्या है। यदि हम उस रेंज को मीट करते हैं देन दे विल एबल टू अंडरस्टैंड कि हाँ हम उस सिस्टम को मीट करने वाले हैं और हमारा सिस्टम इस लायक होगा कि हम अपने पावर को उसमें इंजेक्ट कर पाएंगे जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। इसलिए हार्मोनिक्स स्टडी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और हम जब देखते हैं कि इसमें कौन सा हार्मोनिक्स है, थर्ड है, फिफ्थ है, उसी के अकॉर्डिंग हम अपने फिल्टर्स को भी यूज करते हैं कि कौन से थर्ड हार्मोनिक्स है तो उसको कैसे फिल्टर आउट किया जाए, कौन से फिल्टर लगाया जाए, एक्टिव लगाया जाए, पैसिव लगाया जाए। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो है प्रोटेक्शन कोऑर्डिनेशन। प्रोटेक्शन कोऑर्डिनेशन का भी आज के दुनिया में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। क्यों इंपॉर्टेंस है, जैसे एक सर्किट के थ्रू हम इसमें समझाने वाले भी हैं कि क्यों करते हैं प्रोटेक्शन कोऑर्डिनेशन स्टडी। एक्चुअली इसमें हम इस चीज़ को समझने वाले हैं, सपोज कहीं सिस्टम में फॉल्ट आता है, जैसे इस फिगर में देख रहे हैं यहाँ पे फॉल्ट आ रहा है और सिस्टम को ट्रिप यहाँ से कर दिया, तो क्या होता है अभी हमारा कंटिन्यूएशन यहाँ हर जगह हो सकता था, सिर्फ इसको ही निकालने की जरूरत थी, लेकिन हमें यहीं से फॉल्ट कर दिया। तो क्या हुआ, हमारा तो पूरा हमारा मेन तो रोल है, गोल क्या है कि हम कंटिन्यूएशन ऑफ सप्लाई को कितना ज़्यादा रखें, और वही मीट नहीं कर पाएगा कि हमारे प्रोटेक्शन कोऑर्डिनेशन का नॉलेज नहीं है। तो इस वजह से प्रोटेक्शन कोऑर्डिनेशन हमारे सिस्टम में बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो प्रोटेक्शन कोऑर्डिनेशन सिस्टम के जो करते हैं उस टाइम पे हमारे कुछ आउटपुट्स आते हैं, जो रिले सेटिंग्स आती हैं, कौन कौन से रिले लगाने हैं, तो उस बात को पूरा हमें एनालिसिस करते हैं और उसका रिपोर्ट बना के हम कमीशनिंग के लिए भेजते हैं। अकॉर्डिंगली दे विल डिसाइड दैट आवर सिस्टम इज एबल टू सस्टेन और नॉट। सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, वोल्टेज एंड रिएक्टिव पावर स्टेबिलिटी। तो इसमें क्या होता है, वोल्टेज एंड रिएक्टिव पावर स्टेबिलिटी में वी विल चेक, सपोज उनका 1 pu मानते हैं, 1 pu का मतलब कोई भी सिस्टम उनका 33 है तो हम 1 pu मान के चलते हैं कि 33 kV है, 66 मतलब 1 pu मान के चलेंगे 66। तो हम ये देखते हैं कि सपोज ±10% का जैसे हमने रेंज डिसाइड किया था या फिर जो स्टैंडर्ड के हिसाब से है, तो क्या वोल्टेज का रेंज उसको मीट कर रहा है, या एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर का जो लोड के थ्रू चेंजेस आने वाले थे वो उसको मीट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हम ये सारी चीज़ों का एनालिसिस किस में करने वाले हैं, वोल्टेज एंड रिएक्टिव पावर स्टडी में। इसमें करके हम इसको जो भी पॉइंट्स आते हैं, जो भी आउटकम्स आते हैं उसको नोट करते हैं अपने रिपोर्ट्स में, और आफ्टर दिट विल सबमिट टू द कमीशनिंग पर्सन। और यह है ग्रिड कंप्लायंस स्टडी। एंड ग्रिड कंप्लायंस स्टडी में जो भी आता है हम इसमें क्या करते हैं, CERC और CA का एक स्टेट ग्रिड कोड्स रहता है। जो भी कोड्स है हम उसमें देखते हैं, जो भी उसमें मेंशंस हैं, ऑलरेडी एक स्टैंडर्ड बना हुआ है इंडियन सिस्टम के लिए। जैसे इंडिया में हम हैं तो इंडियन सिस्टम बना हुआ है, और फॉरेन है तो उसके लिए भी अपने कंट्री का सबने सिस्टम बनाया है। यदि कोई सबको नहीं बोलता है, यदि किसी को इंडिविजुअल फॉलो नहीं करना है
तो एक बोल देते हैं IEEE स्टैंडर्ड है, आप उसको फॉलो करके ले आओ, या CA स्टैंडर्ड है उसको फॉलो करो। तो उस स्टैंडर्ड्स को हमें मीट करना पड़ेगा कि जो हमारे कंप्लायंस स्टडीज हैं कि हमारे रैंप रेट लिमिट्स कितना होना चाहिए, ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन आइसलैंडिंग कितना होना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ब्लैक स्टार्ट कैपेबिलिटी ऑप्शन कैसे होना चाहिए। इन सारे पॉइंट को हम कवर करते हैं ग्रिड कंप्लायंस स्टडी में। तो हम टूल्स क्या यूज करने वाले, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अभी हमें टूल्स का नॉलेज नहीं रहेगा तो हम ये सारे सिस्टम स्टडी कैसे करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट है हमें तो पहले बेसिक पावर सिस्टम का नॉलेज होना चाहिए और हमें इन टूल्स का प्रॉपर यूज करना आना चाहिए। एज ऑलरेडी मिस्टर तिवारी सर टोल्ड कि ये टूल का क्या ज़रूरत है हमारे सिस्टम में, इस टूल के ही हेल्प से हम सारे सिस्टम स्टडी को करने वाले हैं। और एक के लिए सिमुलेशंस टूल है, इस पे जानते हैं हमारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट कितने महंगे आते हैं। सपोज हमने रियल में कोई टेस्टिंग करना चाहते हैं और एक ट्रांसफार्मर हमने टेस्टिंग में ही जला दिया तो हमारा करोड़ों का नुकसान हो गया। इसलिए हम इस सिमुलेशन टूल का यूज करते हैं और प्रॉपरली यदि हमने सारा डाटा करेक्ट डाला है तो वही इम्पैक्ट हमारे रियल सिस्टम पे भी पड़ता है। तो हमें प्रॉपर यूज करना है प्रॉपर डाटा के साथ। और हमें ईटैप, जनरली इंडिया में हमारे ईटैप, PSCAD, PSSE, पावर फैक्ट्री जैसे सॉफ्टवेयर का यूज होता है और आजकल के टाइम पे बहुत यूजफुल है, बहुत डिमांडिंग है। ये सिस्टम स्टडी पूरे कोर पावर सिस्टम के लिए बहुत डिमांडिंग है। तो फर्दर हम इस पे और भी वीडियो बनाने वाले हैं। हम लोग देखेंगे कि इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे एक्सप्लोर किया जाए, चाहे ईटैप हो, PSCAD हो या PSSE हो, पावर फैक्ट्री, इनके अलग अलग वीडियो भी बनाएंगे और हम लोग देखेंगे कि इस पॉइंट को कैसे एक्सप्लोर करते हैं। तो थैंक यू, आप लोगों ने लास्ट तक वीडियो को देखा। वी अप्रिशिएट यू एंड वी आर हार्टली वेरी थैंक यू फॉर viewing this video, and we would like to subscribe our channel. Thank you very much.